So, good morning everyone. Welcome to Study Close. Welcome to the daily newspaper analysis of 19th of March 2021. तो गाइज आज है तारीख 19 मार्च 2021। अलग अलग न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल कोट। तो कुछ नया सीखकर हम लोग अपने दिन की शुरुआत करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इंतज़ार मत करिए, सही समय कभी नहीं आता। तो जो समय चल रहा है उसी को सही समय मानो और आगे बढ़ना चालू करो। इंतज़ार करते रहोगे कि हाँ यार सही टाइम आएगा, तब हम लोग अपना प्रिपरेशन या फिर किसी भी चीज़ का जो आप सोच रहे हो करने के लिए वो स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है यार, सही समय कभी नहीं आएगा। जो भी चीज़ें हैं आपके पास उन्हीं चीज़ों को लेकर आगे चलो। जितने भी रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल हैं उनको बटोर के आगे चलो और आगे बढ़ो अपने लाइफ में। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे सबसे पहले कौन कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करना है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं। और जैसा कि आप लोग को मालूम है, जो ये वीडियो है इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों आर्टिकल्स लेकर आता हूं, यानी कि हम लोग प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को अच्छी तरीके से हिट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो से। तो आज के शॉर्ट आर्टिकल्स में कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। सबसे पहला बात करता है झारखंड एम्प्लॉयमेंट बिल के बारे में। तो जैसा अभी हरियाणा में एम्प्लॉयमेंट बिल लाया गया था, उसी तरीके से ये झारखंड के अंदर भी एक बिल लाया जा रहा है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। हालांकि हमने हरियाणा वाला भी डिस्कस किया था, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल में बात करी गई है प्रेगनेंसी टर्मिनेशन बिल के बारे में। तो जो विमेन है वो आप कह सकते हो पहले एबॉर्शन का टाइम पीरियड कम हुआ करता था, नाउ एक बिल ये पास करा गया है, अब उस टाइम पीरियड को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो हम लोग इसमें भी चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपके जानने के लिए। लास्ट आर्टिकल में बात करेंगे, पहला वर्चुअल ट्रेड फेयर करवाया गया है एपीडा के द्वारा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एपीडा क्या होगा और ये ट्रेड फेयर क्या है, इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो तीनों ही आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कुछ लेंदी आर्टिकल जो कि हमें लॉन्ग आर्टिकल डिस्कस करने हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आने वाला है, बात करी गई है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के बारे में। तो आपने जितने भी न्यूज़पेपर देखा होगा उसके अंदर बहुत सारे ये वाले आर्टिकल देखने को मिले होंगे पिछले 2-3 दिन से। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एयर क्वालिटी की रिपोर्ट आई है, इसके अंदर दिल्ली की क्या सिचुएशन है, इंडिया की क्या सिचुएशन है, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये पोल्यूशन हुआ है तो इसके पीछे क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या मेजर्स जो है सरकार ले रही है इन पॉल्यूशन को कम करने के लिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लस इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनने के चांसेस भी हैं, तो आप लोग ईजिली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद एट द लास्ट हम डिस्कस करेंगे मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। तो ये जो डैम है ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है पिछले सालों से, ठीक है, पिछले कुछ सालों से। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे इस डैम के बारे में, इसका क्या इशू है, ये डैम कहाँ पर लोकेटेड है, प्लस इसके बारे में और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जहाँ से डेफिनेटली पहले भी क्वेश्चन बने हैं और आने वाले टाइम पे भी बनने वाले हैं। तो हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ में है और यहाँ पर मैं आर्टिकल्स इस तरीके से डिस्कस करता हूँ ताकि जो आप लोग कोई भी एमसीक्यू आए या फिर कोई भी मेंस रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप दोनों को ही सॉल्व कर पाओ। इस तरीके से हम लोग आर्टिकल को लेकर चलते हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक क्वेश्चन है सभी लोगों के लिए, जिसका उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोगों को देना है। एटलीस्ट सभी लोग ट्राई करेंगे। बात करी गई है डीबीएससी, ये डिक्लेयर किया गया है एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर डिक्लेयर किया गया है। जैसे आईसीएसई होता है, सीबीएसई होता है, उसी तरीके से अब डीबीएससी नया बोर्ड आ रहा है। तो आपको बताना है ये डीबीएससी कहाँ पे लाया जा रहा है, हरियाणा, दिल्ली, लद्दाख या जम्मू कश्मीर। बहुत ही ईजी आंसर है। सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ट्राई ज़रूर करना इसका आंसर देने के लिए। नाउ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल इन शॉर्ट्स का। तो यहाँ पे बात करी गई है झारखंड एम्प्लॉयमेंट बिल के बारे में। तो पहले तो हम लोग इसका नाम देख लेते हैं। इस बिल का नाम है झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2021। अब झारखंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये लोग क्या करेंगे, जो ये झारखंड एरिया है इसके अंदर जितने भी प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट एंटिटीज़, प्राइवेट पार्टनरशिप, जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहाँ पर 75% तक का रिजर्वेशन हो जाएगा। यानी कि जो झारखंड में रहने वाले लोग हैं जिनको हम लोग झारखंडी बोलते हैं, तो उन्हीं सब लोगों को इस प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगी। ठीक है, 75% तक रिजर्वेशन लेकर आ रहे हैं हम लोग, लेकिन इसके पीछे एक कंडीशन है
सिर्फ और सिर्फ 30,000 तक सैलरी तक। यानी कि मतलब आप इजी वर्ड में समझो। देखो ये प्राइवेट सेक्टर है, मान लो झारखंड के अंदर ढेर सारे प्राइवेट सेक्टर हैं, उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं। अब वहाँ पर जिस भी सेक्टर के अंदर 30,000 से कम की नौकरी होगी, वहाँ पर क्या होगा, रिजर्वेशन होगा, यानी झारखंडी लोग ही वहाँ पे काम करेंगे। कोई दूसरा जाकर वहाँ पर 30,000 से कम की वाली जॉब नहीं ले सकता। झारखंड में रहने वाले लोगों के लिए इतनी 75% तक जॉब्स को रिजर्व कर दिया गया है। बाकी जो इसके अपर लेवल वाली है, यानी कि कोई 40,000 की जॉब होगी, 50,000 की नौकरी होगी, तो उसको सभी लोग कर सकते हैं, कोई भी जा सकता है यहाँ कोई से भी स्टेट से। लेकिन जो 30,000 से कम तक की नौकरी होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ झारखंडी लोग काम करेंगे। इससे क्या होगा, जो लोकल पीपल है वहाँ पे रोजगार बढ़ाया जा रहा है इस तरीके से यहाँ पर स्टेप उठाकर। आप देख पाओगे ये एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, ठीक है। तो आप देख पाओगे एक्सप्लेन पेज पे बताया गया था, झारखंडी बिल लेकर आ चुके हैं जिसमें से 75% तक जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर रिजर्वेशन दे दिया गया है लोकल पीपल के लिए, ठीक है। नाउ हम लोग आगे बात करने वाले हैं, ये जो बिल है ये किस किस चीज़ों के लिए है। देखो कोई भी शॉप्स हो गए, एंटरप्राइज, इंडस्ट्रीज, कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म, या फिर कोई कंपनी है, कोई प्राइवेट सेक्टर है जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, ठीक है, या फिर 10 एम्प्लॉई हैं, 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, तो वहाँ पर भी ये रिजर्वेशन लागू होगा। यानी हर तरीके से जितने भी प्राइवेट सेक्टर है सबको हिट करने की कोशिश करी गई है झारखंड के अंदर। और यहाँ पे आप देख पाओगे क्या कंडीशन है, मैंने आप लोगों को बता दिया, 30,000 तक की सैलरी होनी चाहिए। 30,000 से ऊपर की सैलरी होगी तो उसमें रिजर्वेशन नहीं होगा। 30,000 या 30,000 से कम की जो सैलरी होगी वहाँ पर रिजर्वेशन देखने को मिलेगा हमें झारखंड के अंदर। नाउ यहाँ पे देखो कि कौन यहाँ पे काम कर सकता है। सबसे पहली बात तो कोई भी कैंडिडेट, सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर कोई भी कैंडिडेट चाहता है इसके अंदर अप्लाई करना, तो सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एक पोर्टल पर, ठीक है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे बोला गया है, नो लोकल कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू अवेल 75% बेनिफिट विदाउट रजिस्टरिंग हरसेल्फ, ठीक है। यहाँ नहीं कि यहाँ पे आप देख पाओगे क्या है कि अगर किसी को भी जॉब चाहिए तो उसमें सबसे पहले एक वेबसाइट पे उनको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। और ये बिल में कहा गया है कि जो भी झारखंडी लोग हैं, ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे जो झारखंडी है उन्हीं को जॉब मिलेगी, तो जो भी झारखंडी लोग हैं उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एक डेजिग्नेटेड पोर्टल पर कि हाँ आप झारखंडी हो, देन उसके बाद ही वो जाकर जॉब को अवेल कर सकता है, ठीक है। तो ये है सिचुएशन। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। बात करी गई है प्रेगनेंसी टर्मिनेशन बिल के बारे में। तो सबसे पहले ये भी एक बिल है और ये बिल पास करा गया है, तो हम लोग पहले इस बिल का नाम देख लेते हैं। इसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडेड बिल 2020। नाउ ये जो राज्यसभा है इसने इस बिल को पास कर दिया है। अब यहाँ पे क्या है, देखो आगे हम लोग बात करेंगे। पहले अबॉर्शन पीरियड जो हुआ करता था, यानी कोई महिला है उसको अगर अबॉर्शन कराना है, किस वजह से कि बच्चे में अगर एबनॉर्मलिटी, यानी जो फोटल है उसमें कोई अगर एबनॉर्मलिटी हो रही है तो उसको अगर एबॉर्शन कराना है तो उसका जो टाइम पीरियड पहले हुआ करता था, ठीक है, क्या हुआ करता था मैं भी आप लोगों को आगे बताऊंगा। जो पहले हुआ करता था, नाउ अब ये जो बिल पास किया गया है, अब यहाँ पर पहले से थोड़ा सा जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज कर दिया गया है, यानी कि थोड़ा सा टाइम बाद भी यहाँ पर जो वेमेन है वो एबॉर्शन करा सकती है। आप देख पाओगे हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, राज्यसभा ने ये बिल पास किया है कि जो एबॉर्शन है उसको बढ़ा दिया गया है 24 वीक्स तक का। पहले ये 20 वीक्स तक का हुआ करता था, 4 सप्ताह को और इंक्रीज कर दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, आज के टाइम पर देखें तो एबॉर्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है, पहले तो आपको एक डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए। अगर आपको 12 सप्ताह तक के बाद अगर आपको क्या करना है, 12 सप्ताह में जो है एबॉर्शन करवाना है तो एक डॉक्टर की सलाह चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग को 12 से 20 सप्ताह तक में बीच में यहाँ पर एबॉर्शन करवाना है तो आपको 2 डॉक्टर की सलाह चाहिए। यह है करंट की सिचुएशन। लेकिन अब ये जो नया बिल आ रहा है, अब इस बिल में क्या क्या बोला गया है कि आपको एक ही डॉक्टर का एडवाइस चाहिए 20 सप्ताह तक, ठीक है। अगर आप लोगों को 20 सप्ताह तक यहाँ पर अबॉर्शन करवाना है तो एक डॉक्टर का एडवाइस चाहिए। और अगर आपको 20 से 24 सप्ताह तक करवाना है, यानी कि जो लास्ट है वो 24 सप्ताह है यहाँ पे, मतलब कि आप देख पाओगे 20 से 24 यानी 4 सप्ताह का इंक्रीमेंट देखने को मिला है, 4 सप्ताह को बढ़ा दिया गया है। तो ये जो 4 सप्ताह का इंक्रीमेंट है उसके लिए आपको 2 डॉक्टर का कंसल्टेशन चाहिए होगा, 2 डॉक्टर की एडवाइस चाहिए होगी। यानी कि एक तरीके से आपको यही सिंपल सा याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि जो एबॉर्शन का टाइम पीरियड है वो पहले 20 सप्ताह तक हुआ करता था, नाउ अब उसको 24 वीक्स तक कर दिया गया है। ओके, सिंपल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो प्रेगनेंसी है टर्मिनेट हो जाएगी आफ्टर 24 वीक्स। तो यहाँ पे अबॉर्शन में एक छोटा सा आप कह सकते हो रिलीफ मिल चुका है वेमेन को। और साथ ही साथ यहाँ पे
क्यों? ये प्रेगनेंसी किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होगी? एबनॉर्मेलिटीज़ के ऊपर। अगर कोई एबनॉर्मेलिटी होगी, यानी कि जो विमेन के वॉम्ब में बच्चा पल रहा है, अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी होगी तभी जो है यहाँ पर ये सिचुएशन होगी, अदरवाइज नहीं तो यहाँ पर एबॉर्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, तो अपोजिशन के एमपीज़ ने यहाँ पे अभी भी बोल दिया कि जो ये बिल है अभी भी वीमेन को पूरी तरह से फ्रीडम नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि वीमेन को क्या करना पड़ रहा है? परमिशन लेना पड़ रहा है मेडिकल बोर्ड से, उसके बाद जो है ये प्रेगनेंसी को जो है एबॉर्शन करवा पाएंगी वो। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इनके द्वारा बोला गया अभी भी जो है अपोजिशन पार्टी है, ठीक है, अपोजिशन वाले हर कोई जो भी हो वो तो बोलेगा ही बोलेगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर आप एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना, ये जो ओरिजिनल बिल है, यानी इस टाइप का जो सबसे पहला बिल था उसको फ्रेम करा गया था 1971 में, ये आप लोगों को ध्यान देना है। आ जाओ आगे, आर्टिकल नंबर 3 की तरफ आते हैं। बात करी गई है पहला वर्चुअल ट्रेड फेयर, ये अपेडा के द्वारा करवाया जा रहा है। एक तरीके से फेयर को आप लोग क्या बोल सकते हो? शो, ठीक है, जिसको हम लोग एग्जीबिशन बोलते हैं या फिर शो बोलते हैं। तो इस तरीके का ये फेयर कंडक्ट करवाया गया है, तो ये पहली बार हुआ है, तो आपको याद रखना है। नाउ यहाँ पे क्या है? वर्चुअल ट्रेड फेयर। अब यहाँ पे पहले हम लोग एपीडा के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो आप सबसे पहले ये एपीडा के बारे में जानेंगे। इसकी फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि जो भी कृषि संबंधित जो भी फ्रूट वगैरह आप कह सकते हो, जो भी हम लोग फसल से उगाते हैं अनाज वगैरह, उन सबको एक्सपोर्ट करने में यहाँ पर ये मदद करता है, एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, उसमें यहाँ पर आप कह सकते हो उसकी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरह यहाँ पर ये काम करता है। ये एक एपेक्स बॉडी यानी सबसे उच्च बॉडी है जो कि इन सब चीज़ों को प्रमोट करता है। हमारे जो भी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है, जो भी हम लोग अनाज को बाहर बेचते हैं, उसको एक तरीके से प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है। नाउ ये एक गवर्नमेंट बॉडी है, इसको सेटअप करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, और इसको बनाया गया था 1986 में। किसके अंडर? अंडर द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985, यानी जो इस बॉडी का नाम है वही उसी एक्ट के नाम से 1985 में इसको बनाया गया था, आपको ध्यान रखना है। नाउ इसी के द्वारा ये शो कंडक्ट करवाया गया है। अब इस शो में क्या करवाया गया है? जो इंडिया का जो भी आप कह सकते हो जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसको हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो इस शो के अंदर बहुत सारे एक्सपोर्टर थे, अलग अलग कंट्री से, बायर्स थे, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स थे, सभी लोग थे यहाँ पर। एक्सपोर्टर हमारी कंट्री से थे, प्लस जो बायर्स थे दूसरी कंट्रीज थे, दूसरी कंट्री से बायर थे, प्लस पार्टिसिपेंट थे दूसरी कंट्रीज़ के। तो यहाँ पे क्या था? एक तरीके से शो कंडक्ट हो रहा था, यानी एक तरीके से जो हमारा प्रोडक्ट है हम लोग उसको बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसको हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग उसको एक्सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा अच्छी बात भी है, अगर हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो ये जो वर्चुअल ट्रेड फेयर है बेसिकली ये हो चुका है, आप देख पाओगे पीआईबी का आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको ऑर्गेनाइज कर लिया गया था 10 मार्च से 12 मार्च के बीच में 2021 में, यानी अभी जो निकली है डेट तभी इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इस फेयर का जो ये शो है, इसका थीम, इसका विषय ये था, इंडिया राइस एंड एग्रो कमोडिटी फोकस्ड ऑन शोकेसिंग द एक्सपोर्ट पोटेंशियल, यानी कि जो भी हमारे भारत का सबसे पहली बात राइस है या फिर जो एग्रीकल्चर से होने वाला प्रोड्यूस्ड होने वाला जो भी कमोडिटी है, जो भी प्रोडक्ट है, हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और कोविड-19 की सिचुएशन में हम ये स्टेप उठा रहे हैं तो ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतरीन स्टेप है। कोविड-19 रिलेटेड पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे कि हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन अब यहाँ पे हमने ये वर्चुअल समिट करी है, वर्चुअल शो किया है। और ध्यान रखना ये वर्चुअल शो था, ठीक है, यानी कि फिजिकल नहीं था, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाइव जो है ये शो कंडक्ट करवाया गया है। उसके अंदर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स, बायर्स, एक्सपोर्टर्स सभी लोगों ने ज्वाइन किया था। ठीक है, और जिसमें कि यहाँ पर प्रमोट करा गया है हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को। नाउ आने वाले टाइम पे हम देखेंगे क्या सिचुएशन हम लोगों को देखने को मिलती है। नाउ आते हैं हम लोग आर्टिकल इन डिटेल पर। तो सबसे पहला आर्टिकल आज का बात करता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के बारे में। तो आप देख पाओगे ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो नई स्टडी आई है जिसमें बताया गया जो दिल्ली है वो वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है। तो चलो इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्या ये सही बात है। तो सबसे पहले देखेंगे न्यूज़ के अंदर क्यों है। तो एक वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किसने किया है? वो किया है स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर ने। ये स्विट्ज़रलैंड बेस्ड एक कंपनी है, उसने इसको पब्लिश किया है। और यहाँ पे बताया जो 30 मोस्ट पॉल्यूटेड शहर हैं, यानी कि इसमें पहली बात तो यहाँ पे 30 ज़्यादातर जो पॉल्यूटेड यहाँ जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा है उन शहर को कैटेगरी में बांटा गया, जिसमें से जो 22 हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत के हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो क्या सिचुएशन हुई होगी।
और यहाँ पे ये भी बताया, पहली बार डेटा के अंदर 106 कंट्रीज़ को लिया गया है, 106 देश हैं, उसके अंदर हम लोग देखेंगे हमारे भारत की क्या सिचुएशन है, कौन सी रैंक पर हमारा भारत स्टे करता है, और भी कंट्रीज़ जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो कहाँ कहाँ पर स्टे करती है, तो इसके बारे में जानेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर ये चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पर है, देखो ये जो रिपोर्ट आई है इसके अंदर क्या बताया गया, जो दिल्ली है वो वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है। ध्यान से सुनना, कैपिटल यानी राजधानी। तो दुनिया के अंदर जो भी राजधानी है, जितनी भी कैपिटल्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल वो है दिल्ली। तो यहाँ पे दिल्ली टॉप पर है, पिछले 2 साल से टॉप पे चल रहा है, तो हैट्रिक मार दिया, अभी भी टॉप पर ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बांग्लादेश की कैपिटल ढाका सेकंड नंबर पर, मंगोलिया की कैपिटल आ गई थर्ड नंबर पर, अफगानिस्तान की कैपिटल फोर्थ नंबर पर, ठीक है। कतर की कैपिटल दोहा, ये लोग आ गए। फिर उसके पहले, लेकिन टॉप का हमें ध्यान रखना है, टॉप पे दिल्ली है। तो दिल्ली के अंदर सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा बुरी है, आप देख पाओगे दुनिया के अंदर सबसे पहला नंबर पे आना, और वो भी कैपिटल में, ठीक है। तो टॉप पर यहाँ पे मतलब पोल्यूशन काफ़ी हाई लेवल पर चल रहा है। अब अगर हम बात करें कंट्री लेवल की, ये तो हमने कैपिटल लेवल पे देखा, अब हम बात करें पूरे देश की, तो कौन कौन से देश टॉप पर है। 106 कंट्रीज़ में से सबसे पहले टॉप पर है बांग्लादेश, ठीक है। पहली रैंक है बांग्लादेश की, उसके बाद है दूसरी पाकिस्तान की, तीसरी है भारत की, ठीक है। तो आप देख पाओगे, तो आप कहोगे यहाँ पे चाइना कहाँ गया, तो चाइना बहुत पीछे है भाई, चाइना की 11th रैंक है, ठीक है। और जो सबसे कम, आप कह सकते हो कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ पे सबसे कम पोल्यूशन है, तो वो है प्यूर्टो रिको, यहाँ पे आप नाम देख पाओगे, ठीक है। तो बहुत सारी आप कह सकते हो, आप ये जो कंट्रीज़ हैं इनका आपको डेटा याद रखना है, कौन कौन सी मेजर 3 कंट्रीज़ हैं। पहला तो बांग्लादेश है, तीसरा है, दूसरा है पाकिस्तान, और तीसरा है भारत, जो कि मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे, ये हमने क्या क्या बात कर ली, हमने कैपिटल राजधानी की बात कर ली, राजधानी में दिल्ली टॉप पर है। कंट्रीज़ की हमने बात कर ली, कंट्री में बांग्लादेश टॉप पर है। अब हम बात करते हैं सिटी की, शहर में कौन टॉप पर है। शहर में टॉप पर है चाइना का एक शहर है होतान, तो वो बिल्कुल टॉप पर है। फिर सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश का एक शहर गाजियाबाद, ठीक है, वो टॉप पर है। तो आपको ध्यान रखना है, हमने तीनों कैटेगरी के अंदर देख लिया है, क्वेश्चन आपसे कहीं से ही बन सकता है, अब आपको याद रखना है। भारत का अगर सिनेरियो देखें तो आप देख पाओगे दिल्ली की एयर क्वालिटी हालांकि थोड़े से इंप्रूव हुई है। ये डेटा जो आप, कौन सा डेटा है ये डेटा है 2020 का, मैंने अभी बताया जो वर्ल्ड रिपोर्ट है 2020 की है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला जा रहा है 2019 से तब भी हमारी एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई है। क्यों, ये वो आप लोगों को मालूम है, लॉकडाउन वगैरह लगा था, ठीक है, थोड़ा बहुत हमने पोल्यूशन कम किया है 2020 में, लेकिन फिर भी दिल्ली टॉप पर है और फिर भी भारत थर्ड रैंक पर है। ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया के सिनेरियो में अगर हम देखें तो पहले से पोल्यूशन कम हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चीज़ें जो हैं अगर हम बात करें तो हमारे फेवर में इतनी नहीं गई हैं। और अगर हम दिल्ली सिटी के बारे में बात करें, तो शहर के बारे में बात करें, तो दिल्ली 10th नंबर पर है, ठीक है। ये शहर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अभी कैपिटल में बात करें तो दिल्ली राजधानी भी है, शहर भी है, तो राजधानी में जो है ये टॉप पर आता है, और सिटी के मामले में जो है ये 10th पर आता है। आपको ध्यान रखना है, ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बन जाता है। नाउ अब हम बात करेंगे किस किस वजह से ये एयर पोल्यूशन हुआ है, किस किस वजह से प्रदूषण देखने को मिला है। सबसे पहले तो भाई ट्रांसपोर्टेशन, इतनी गाड़ी मोटर चल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन, जो वेस्ट हम लोग जला देते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ की वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही हैं। एग्रीकल्चर बर्निंग देखने को मिलता है, आप देख पाओगे जो पराली वगैरह है वो जला दी जाती है, ठीक है, उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा उसी को टारगेट किया है कि पंजाब के अंदर ये फार्म फायर्स बहुत देखने को मिला है, उसकी वजह से भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा है अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, क्या क्या चीज़ें कि क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ा है। उसके बाद और क्या रीज़न बताया, सबसे पहले तो जो विंड डायरेक्शन वो बदला हुआ है, ठीक है। विंड डायरेक्शन बदला है मतलब कि क्या है कि जो नॉर्थ वेस्ट साइड पे यहाँ पर फ्लो हुआ है, और मतलब क्या है कि देखो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है यहाँ से हवा चली है और इधर की साइड से एंटर करी है भारत के अंदर। तो भारत के अंदर ये जो डस्ट है ये कहाँ से आया है, नॉर्दर्न पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी बहुत ज़्यादा डस्ट हमारी तरफ आया है, क्योंकि विंड की डायरेक्शन बदली है, ठीक है, हवा की डायरेक्शन बदलती है, तो उसकी वजह से भी जो है बहुत सारा डस्ट जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे यहाँ उड़कर आए हैं। कहाँ कहाँ से, पाकिस्तान अफगानिस्तान से। तो ऐसा बहुत कुछ हमें गर्मियों में देखने को मिला है, समर की बात हो जा रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे विंड स्पीड रिड्यूस हो गई है। विंड स्पीड रिड्यूस हो गई मतलब कि देखो अगर हवा तेज चले तो फिर वो कूड़ा उड़ के चला जाए, जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो उड़ के निकल जाए, वो डिस्पर्स हो जाए, दिखाई ना पड़े। लेकिन अगर हवा ही रिड्यूस है, हवा धीरे चल रही है या फिर बहुत कम है, डेपर देखने को मिला है, तो भाई पॉल्यूशन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, वो वहीं घूमेगा, ठीक है, वहीं एरिया में घूमेगा। अगर हवा स्पीड से चलेगी तो जो है पॉल्यूशन वो डिस्पर्स हो जाएगा, ऐसा भी यहाँ पर एक रीज़न बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, स्टबल बर्निंग का बताया गया। स्टबल बर्निंग क्या होती है, तो आप देख पाओगे इस तरीके से जो है ना पराली वगैरह जला दी जाती है,
ठीक है, जो यहाँ पे जला रहे हैं क्या है, पराली कहते हैं शायद, पराल बोलते हैं शायद। तो फिर इसी को यहाँ पर जला दिया गया है, तो आप देख पाओगे तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिला है। तो यहाँ पर एक ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है इस इंडिया के एयर पोल्यूशन के लिए। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और इस पराल को जलाने से बहुत सारी आप कह सकते हो डेंजरस खतरनाक गैसेस निकलती हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और आप यहाँ पे देख पाओगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, या फिर देखोगे हाइड्रोकार्बन्स हो गए। बहुत सारी जो है ऐसी जहरीले गैसेस निकलती हैं जिसकी वजह से भी यहाँ पर एयर पोल्यूशन बढ़ता हुआ नज़र आया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, तो वेहिकुलर पॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है। वेहिकुलर पॉल्यूशन मतलब व्हीकल की वजह से, तो यहाँ पर व्हीकल भी एक बहुत बड़ा रीज़न है दिल्ली के अंदर, और सबसे बड़ा कॉज यही है भाई। आसपास कहीं भी पास में भी जाना हो तो हम लोग अपने गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से भी एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आया है। और जो PM 2.5 है वो इंक्रीज़ हुआ है। अब ये PM 2.5 क्या होता है, चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। ये देखो PM 2.5 क्या होता है, पर्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूशन से निकल कर आते हैं वो हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो एक PM 2.5 होता है और एक होता है PM 10। PM 10 हमारे लिए इतना खतरनाक नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये जो आप देख सकते हो इसका नंबर ही बड़ा हुआ है, तो मतलब ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ में होगा, ये हमारे बॉडी में एंटर बहुत ज़्यादा मुश्किल से कर पाता है। PM 2.5 ये बहुत खतरनाक होता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। ये हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू ये पार्टिकल्स घुस जाते हैं और फिर उसके बाद हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे PM 2.5 बोला गया है। तो आप समझ गए होंगे, ये एटमॉस्फेयर एक पार्टिकुलेट मैटर है जो कि इस पोल्यूशन से निकलता है। और ये कहाँ से निकलता है आप देख पाओगे, अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई चीज़ अगर बना रहे हो तो वहाँ पे साथ ही साथ कोई रोड बन रही है या फिर कोई फील्ड है वहाँ, या फिर फायर आग लगा दी गई है, तो पॉल्यूशन ये कहीं से भी बन जाता है, ठीक है। हर जगह से जो है पोल्यूशन निकलता है, हर जगह से PM 2.5 बन जाता है। और इससे क्या होता है आप देख पाओगे, जो ये पर्टिकुलेट मैटर हैं आपके बॉडी के अंदर जाते हैं और फिर उसके बाद आपके सिस्टम को जो है ये डैमेज करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो चलो, वैसे एक क्वेश्चन अगर आपसे बन जाए PM 2.5 या PM 10 दोनों में से डेंजरस ज़्यादा कौन है, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे बता देना PM 2.5, क्योंकि PM 10 के पार्टिकुलेट जो मैटर होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं, वो मुश्किल से घुसते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन 2.5 जो है बहुत ईजिली और बहुत ज़्यादा डैमेजेबल होते हैं। ओके, नाउ हम लोग कहाँ थे अभी, स्टबल बर्निंग हमने पढ़ लिया था, ये भी हमने पढ़ लिया था। नाउ फायर क्रैकर पे आते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक रीज़न क्या बताया गया, एक रीज़न बताया गया जो दिवाली पे पटाखे वगैरह फोड़े गए हैं उसकी वजह से भी पोल्यूशन काफ़ी लेवल पर बढ़ चुका है। देखो यहाँ पे बहुत इजी मतलब लॉजिकल वाली चीज़ें हैं, सारी हेडिंग के थ्रू ही समझ गए हम लोग, इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। लिखना अपने आप से ही है, तो मैंने यहाँ पर वैसे चीज़ें ऐड कर दी हैं, आप हेडिंग से समझ जाओगे क्या क्या यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद आप देख पाओगे यहाँ पे नेक्स्ट क्या रीज़न बताया गया, जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, जो भी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जो वेस्ट बर्निंग है, जो भी आग लगाई जा रही है, आप कह सकते हो जहाँ पर भी हम लोग आग लगा देते हैं, ठीक है, जो भी हमारा वेस्ट होता है उसमें आग लगा देते हैं, उसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिला है दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया कंस्ट्रक्शन आज के टाइम पर दिल्ली में बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप देख पाओगे लगातार बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स वहाँ पे बनती जा रही हैं, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चलता हुआ हम लोग वहाँ पर देख सकते हैं, है ना। और उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। नाउ क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, क्या क्या स्टेप्स हमारे द्वारा लिए गए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं हमारे द्वारा। सबसे पहले तो देखो, अगर हम लोग सब्सिडी देते हैं फार्मर्स को तो ज़्यादा बेटर है, यानी जो फार्मर है, अगर आप तुम लोग फार्मर को दोषी ठहरा रहे हो कि फार्मर ने भी काफ़ी हद तक पोल्यूशन बढ़ाया है, तो क्या करो, सब्सिडी दे दो, फार्मर को पैसा प्रोवाइड करवा दो कि वो लोग क्या ले लें, टर्बो हैप्पी सीडर ले लें। इससे क्या होगा कि जो मशीन आप कह सकते हो, जो भी यहाँ पे पराली होगी उसको, जो भी यहाँ पे आप कह सकते हो क्रॉप के ऊपर का होता है, इसको कट डाउन कर देगा, इससे आग भी कम लगाएंगे वो लोग, ठीक है, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो एक ये स्टेप ये उठा सकते हो, अगर आप फार्मर को ये ऐसा कह रहे हो तो फिर आप ये स्टेप उठा सकते हो, ठीक है। सेकंड क्या करना पड़ेगा, व्हीकल्स जितने भी आज के टाइम पर मोटर गाड़ी जितने हैं आप देख पाओगे उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे हमारे द्वारा स्टेप उठाए भी गए हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर कर भी रहे हैं। ऑब्वियसली बात है वो थोड़े से महंगे होंगे, लेकिन हम लोग को मालूम चलेगा आने वाले टाइम पर क्या क्या सिचुएशन होगी। तो दूसरा स्टेप क्या बढ़िया है कि हम लोग अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। प्लस हम लोगों ने अभी ऑड और इवन का सिचुएशन भी चलाया था। ऑड और इवन की क्या कंडीशन थी दिल्ली के अंदर आप लोगों को मालूम होगा, यानी कि जिनकी भी गाड़ी का नंबर प्लेट है, किसी पे ऑड नंबर होगा, किसी पे इवन नंबर होगा, तो ऑड वाली गाड़ियां एक दिन चलेंगी और फिर अगले दिन इवन वाली चलेंगी, ऑड वाली नहीं चलेगी, फिर उसके अगले दिन ऑड वाली चलेगी, इवन वाली नहीं चलेगी, ठीक है, यानी इससे पोल्यूशन कम होगा। ऐसा स्टेप उठाया गया था। उसके बाद एक लास्ट यहाँ पर ये भी है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान भी उठाया गया। यानी कि ये प्लान क्या डिसाइड करता था, जो कैपिटल के अंदर यानी दिल्ली के अंदर आज के टाइम पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके ऊपर हमने रोक भी लगाया था, बैन लगाया था, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट को हमने शट डाउन किया था।
और आने वाले टाइम पे भी हम लोग इन चीज़ों को अगर आगे लेकर चलेंगे तो ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। प्लस इससे हटकर भी हम लोग को और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेप्स उठाने पड़ेंगे ताकि हम इस पॉल्यूशन को कम कर सकें। अदरवाइज तो दिल्ली टॉप पर है पिछले 2 साल से भी, और अब भी टॉप पर मार चुका है, तो आने वाले टाइम पे भी ये टॉप पर रहने वाला है। प्लस यहाँ पे टॉप पर रहने की बात नहीं है, लोगों की जान की बात है, क्योंकि इस एयर पोल्यूशन की वजह से भी काफ़ी हद तक लोगों की डेथ होती है हर साल। ये भी एक रिपोर्ट ने बताया है, मुझे डेटा याद नहीं आ रहा है, तो लगभग बहुत यहाँ पे बहुत नंबर था, ठीक है, वहाँ पे इतने लोगों की जान जाती है इस पोल्यूशन की वजह से। अगर हम बात करें इस कोविड-19 को निकाल दें तो उसके बाद एक सबसे बड़ी आने वाली प्रॉब्लम क्या निकल कर आएगी, वो आएगी एयर पोल्यूशन। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताई गई हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स, आई होप आप अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इसी के ये पोल्यूशन जो है काफ़ी हद तक न्यूज़ के अंदर है। पिछले साल भी पूरे टाइम पर न्यूज़ के अंदर था, अब की बार भी यहाँ पर न्यूज़ के अंदर है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में यहाँ पर आइडिया हो जाना चाहिए। मैंने पूरी तरह से आपको यहाँ पर तैयार करके बता दिया है, पूरा आंसर राइटिंग फ्रेम कर दिया है। नाउ इसी के साथ करते हैं एंड, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और हाँ गाइज़, हम लोग यहाँ पर इसे क्यों ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि जो इसके बाद वाला आर्टिकल है मुल्ला पेरियार डैम वाला, उसमें एक छोटा सा इशू क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो 1-2 स्लाइड हैं वो शो नहीं हो रही हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो डोंट वरी, कोई बात नहीं, जो उस आर्टिकल को मैं कल डिस्कस कर लूँगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पता नहीं क्या हुआ है, मुझे लग रहा है हमने जो है ये स्लाइड्स लेंदी बना दी हैं, क्योंकि जो मेरी स्लाइड्स होती हैं ये 40, 45, 50 तक की स्लाइड्स पहुँच जाती हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर कल डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। आर्टिकल आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। चलो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।